वेलकम डियर स्टूडेंट। जीएसटी के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में हम टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने सप्लाई के बारे में पढ़ रखा है। धारा 7 के अंतर्गत ये बताया गया है कि सप्लाई क्या होती है। आज हम टाइम ऑफ सप्लाई, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर कि डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो दैट कि सप्लाई इज़ अ टैक्सेबल इवेंट, सो द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। यानी जब सप्लाई किया जाता है उसका समय निर्धारण करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द बेस ऑफ इंसिडेंट ऑफ टैक्स। सेक्शन 12(1) सब सेक्शन 1 ये कहता है द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन। तो धारा 12A में बताया गया है कि जो लायबिलिटी है वो जीएसटी को पे करने की वो अराइज होगी एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और इसी प्रकार से 13 सब सेक्शन 1 में गुड्स के बजाय सप्लाई के बारे में सर्विसेज के बारे में बताया गया है। तो टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब हम इसका डिटर्मिनेशन करेंगे तो इसमें जैसे कि आपको बताया मैंने कि धारा 12 जो है वो गुड्स से रिलेटेड है और धारा 13 जो है वो सर्विसेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम गुड्स के बारे में यहाँ पर जो वेरियस सिचुएशन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन वेरियस केसेस जो आपको देखने को मिलेंगे उसमें सब 12 सब सेक्शन 2 ये कहता है टाइम ऑफ सप्लाई अंडर नॉर्मल सप्लाई और जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। तो जब नॉर्मल सप्लाई होगी यानी कि जो सप्लायर है वो ही टैक्स कलेक्ट करेगा और उसका भुगतान भी करेगा, उसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। इसके अध्ययन करेंगे हम कि वहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। इसी प्रकार से 12 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जब रिवर्स चार्ज होगी की स्थिति होगी उसमें कैसे टाइम ऑफ सप्लाई को हम निर्धारित करेंगे। इसी प्रकार से सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जब वाउचर्स की सप्लाई की जाएगी तो उसमें किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण करेंगे। अदर केस के बारे में सब सेक्शन 5 है और सब सेक्शन 6 में हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी डिले, पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सब सेक्शन 2 को अध्ययन करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब टाइम ऑफ सप्लाई निर्धारित करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ध्यान में यहाँ पर निम्न जो है उसमें जो अर्लीस्ट होगा उसको आपको लेना है। द डेट ऑफ, इसमें भी सब सेक्शन 1 है, द डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर। जब भी कोई सप्लायर सप्लाई करता है तो वो उसका इनवॉइस जारी करता है। अगर उसने इनवॉइस जारी कर दिया तो या तो वो या सेकेंड द लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज़ रिक्वायर्ड टू इश्यू द इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। तो धारा 31 के अंतर्गत ये बताया गया कि कब सप्लायर को लास्ट डेट बताइए कि कब सप्लायर को लास्ट डेट उस सप्लाई के बारे में जो इनवॉइस है वो इश्यूड कर देना चाहिए। इसके अलावा बी पॉइंट में हमारे पास द डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव द पेमेंट पहले था, इसको ओमिट कर लिया गया है। तो हम सिर्फ जब भी यहाँ पर नॉर्मल सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं चूँकि 12(2) के बारे में, तो वहाँ पर सिर्फ आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। द डेट ऑन विच invoice issued by the supplier या last date on which the supplier is required to issue the invoice under section 31। तो जब जो सप्लायर ने किसी भी चीज़ गुड्स का सप्लाई किया है उसका इन्वॉइस तो आपकी डेट दी गई होगी। एक धारा 31 के अंतर्गत सप्लायर रिक्वायर्ड टू इश्यू इन्वॉइस अंडर सेक्शन 31, इसको हमें समझना है। इसमें आपको 2 चीज़ एलिमेंट दिखेंगे, 2 तरीके की परिस्थिति दिखेंगी। एक व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब ये है कि जैसे आपने जयपुर में थे और आपने उदयपुर को माल सप्लाई किया तो इट इज़ गुड्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल है। और व्हेन सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरी परिस्थिति जिसमें कि मूवमेंट ऑफ गुड्स की आवश्यकता नहीं होती। तो दोनों परिस्थिति में सेक्शन 31 के अंतर्गत इनवॉइस जो इश्यू कर देना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स द डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर
बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और वाइल मेकिंग मेड पेमेंट गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपेंट। ये इन्होंने बताया गया कि जब आपने उसका रिमूवल किया गुड्स का तो उसको ध्यान में रखना है, और जब वो मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो द डेट ऑफ इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द रेसिपेंट। तो रेसिपेंट को जब आपने वो डिलीवरी कर दी उसकी, उस तारीख को उससे पहले पहले जो इनवॉइस है वो इश्यूड हो जाना चाहिए था। तो जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो आपको रिमूवल ऑफ गुड्स को ध्यान में रखना है कि कब आपने अपने यहाँ से शॉप से उसको हटा दिया गया है, और जब मूवमेंट नहीं है तो जब आपने वो रेसिपेंट को उपलब्ध करा दिया, उसकी डिलीवरी दे दी, उस तारीख से पहले पहले इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था। कुछ एग्जांपल लेके हम टाइम ऑफ सप्लाई का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने कहा, मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्याम वर्थ ₹5 lakh. The invoice was issued on 15th November. The payment was received on 30th November. The goods were supplied on 20th November. Find the time of supply of goods. तो चूँकि ये नॉर्मल सप्लाई है तो इसमें हम जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो विल बी विच एवर इज़ अर्लीस्ट। फर्स्ट वन इज़ डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, कि आपने उसका इनवॉइस कब इश्यू किया। तो इस एग्ज़ाम्पल में इन्होंने 15 नवंबर को इश्यूड कर दिया है, और चूँकि इसमें मूवमेंट है सप्लाई किया गया तो इन्होंने कहा लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड बी इश्यूड अंडर सेक्शन 31। तो 20 तारीख को द गुड्स वर सप्लाइड ऑन 20 नवंबर। तो 20 नवंबर या 15 नवंबर इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस क्वेश्चन में हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे 15 नवंबर को। एक क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन और लेते हैं, इसको समझते हैं। मिस्टर एक्स लिमिटेड बीइंग ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मिसेस वाई लिमिटेड होलसेलर एंड इश्यूड इनवॉइस फॉर द सेल ऑन 1 अगस्त 2020। अब इसमें ये मिस्टर एक्स मैन्युफैक्चरर है, उसने गुड्स सप्लाई किया है होलसेलर मिस्टर वाई लिमिटेड को, और जो इनवॉइस इश्यू किया गया है वो 1 अगस्त 2020 है। मिस्टर वाई लिमिटेड कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम प्रीमिसेस ऑफ मिस्टर एक्स लिमिटेड ऑन 10 अगस्त 2020। अब यहाँ पर चूँकि इस तरीके से डिलीवरी की गई है तो यहाँ पर जो सब हो जाना चाहिए था बिल धारा 31 के अंतर्गत वो 10 तारीख या उससे पहले हो जाना चाहिए था। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। डेट ऑफ इनवॉइस 1 अगस्त को बनाया गया है, और डेट ऑन विच गुड्स इज़ डिलीवर्ड 10 अगस्त 2020। इन दोनों में से जो भी पहला होगा तो 1 अगस्त 2000 इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आज हमने इस वीडियो में नॉर्मल सप्लाई में यानी कि फॉरवर्ड चार्ज में किस प्रकार से टाइम ऑफ सप्लाई को निर्धारण किया जाता है इसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि टाइम का निर्धारण करते सप्लाई के टाइम का निर्धारण करते समय पेमेंट को यहाँ पर इग्नोर किया गया है, उसको ओमिटेड कर लिया गया है। आपको सिर्फ जिस तारीख को इनवॉइस इश्यू कर दिया गया है वो या उसकी लास्ट तारीख जब तक कि वो इनवॉइस इश्यू कर देना चाहिए था सेक्शन 31 के अनुसार, उन दोनों में से जो भी पहला होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। धन्यवाद।